हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का बुक पढ़ने वाले हैं। एसएसटी हिस्ट्री का बुक है और आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे, कब और कहाँ तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है, भाई बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। इस पिक्चर में ब्राह्मण जो है ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, दिखाया गया है। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वह रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने के लिए काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इसमें दिखाया गया है कि भारत के लिए स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस पिक्चर में ब्राह्मण कैसे जो है ब्रिटेनिया को पुस्तक भेंट कर रहे हैं। विज्ञापन से भी पसंद नापसंद तय होती है। विज्ञापन है, इसे हम लोग देखते हैं। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए हैं और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। तो 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह जो विज्ञापन है, हम लोगों ने ऊपर देखा, यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग जो है यही लिप्टन चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर सवार हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि जो है दी गई थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, हम लोगों ने 6 और 7 के बुक में देखा है। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले।
कौन सी तारीख है? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम इन नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार करना है। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि वारेन हेस्टिंग्स था, के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, बेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ेंगे। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो भारतीय इतिहासकार किस तरह से अवधियाँ तय करते हैं, तिथि किस तरह से तय करते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। तो जेम्स मिल ने क्या किया कि भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, नाम दिया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोग मान भी लिए। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करती है? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतें, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे थे। मिल को क्या लगता था कि जेम्स मिल को कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये भी थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक थी। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों और उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या थी?
अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत के सारे शासकों का भी धर्म जो है एक नहीं था होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन कालखंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिमी आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। औपनिवेशिक क्या होता है? किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजा को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो औपनिवेशीकरण क्या होता है? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रकार को औपनिवेशीकरण जो है कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों का केंद्रित नाम दिया गया है जो 8 क्लास का है उसे। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार किया जाता था उसे हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जाँच को साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, अर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। तो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज था उसे बचाकर कहाँ रखा जाता था? तो अभिलेखागार यानी अर्काइव और संग्रहालय में रखा जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या फिर ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनबीसी के माहिर लिखते थे। तो उन्हें कौन लिखता था? तो खुशनबीसी के माहिर लिखते थे। खुशनबीसी या सुलेख नबीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है 1920 के दशक में बनाया गया। तो 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकें भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई की प्रतियां जो है बनाई जाने लगी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना महत्व था। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हम लोग देखते हैं। बम्बई में इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अंश संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न जाए।
डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 फाइल संख्या इतना। और यह जो रिपोर्ट है वह गृह विभाग राजनीतिक से भारत सरकार का है। यह शरीफे का पौधा है, 1770 के दशक का है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। सर्वेक्षण का महत्व कैसे बढ़ा, महत्व इसको हम लोग देखते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजी की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। तो 19वीं सदी के आखिर में जो है हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी थी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि के दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता कि रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। यह है बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, उसका पिक्चर है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832। ध्यान से देखिए कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। हम लोग अगले चित्र देखते हैं। तो ये है अगला चित्र। 1857 की विद्रोही तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता बेरहम थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थयात्रा और यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह नहीं पता लगा सकते हैं कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। इंसानों के खाने के लायक नहीं है। तो हम लोग देखते हैं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों में तक पहुंची, वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइसेंस की रसोई से हमारे लिए कोई खाना आता है, वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। यह रिपोर्ट जो है हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 का है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही यह चैप्टर जो है समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया।